तो आज के इस खास बुलेटिन में कुछ खास खबरों पे हम नजर डालेंगे, खासतौर पर लद्दाख के हवाले से। 3 दिसंबर को नई दिल्ली में ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग होने वाली है। होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ लीड ड्रॉन मीटिंग करेंगे। LAB और KDA के लीड ड्रॉन नई दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बता दें कि पिछले काफ़ी वक्त से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के लोग लद्दाख को सूबे का दर्जा और आइन के 6 शेड्यूल में शामिल करने के जैसे बहुत सारे मुद्दे, खासतौर पे 4 नुकाती मुद्दों को लेकर के एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। कई जगह पे लगातार भूख हड़ताल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा कंप्लीट फॉलो करते हुए लद्दाख के लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया है और लगातार लद्दाख मुद्दे के हल के लिए बनी हुई हाई पावर कमेटी के साथ अपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस की कई दौर की बैठक में कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से एक बार फिर से LAB और KDA के लिए ड्रॉन होम मिनिस्टर से मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और देखना काफ़ी ख़ास होगा कि इस सिलसिले में कितनी कुछ कामयाबी इस मरतबा LAB और KDA के लिए ड्रॉन को मिलती है, क्योंकि उम्मीदें टिकी हुई हैं और इन उम्मीदों को यकीनन लद्दाख के लोग या लद्दाख के अवाम के ख्वाबों के शर्मिंदा ताबीर होने की बात तभी कही जा सकती है जब ये उम्मीद पूरी होगी और KDA और LAB के लिए ड्रॉन अपनी तमाम तर मुहिम में कोशिशों में कामयाब होंगे। तो फिलहाल आज इसी तमाम तर मुद्दों पर ख़ास तौर पे बातचीत करने के लिए जनाब सज्जाद करगिली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KDA के लीडर हैं और काफ़ी कोशिशें की है इन्होंने। नासिर ख्वामेनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नासिर साहब, माफ़ कीजिएगा अगर नाम मैं आपका सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो। सज्जाद साहब, आपसे बात हो रही थी हमारी और इस सिलसिले में हमने ये कहने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि चूँकि नए सिरे से लोगों तक ये बात पहुँचे और बेहतर तरीके से लद्दाख के लोग अपने मन की बात लोगों तक या दुनिया तक पहुंचा पाएं, मुल्क के एक एक कोने में अपनी जायज़ मांगों को पहुंचा पाएं। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि जो मांगे हैं ख़ास तौर पे लद्दाख की, वो क्या क्या हैं, इस सिलसिले में अब तक क्या क्या पेशरफ्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जैसे कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग हिस्सों में तकसीम किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख को जब तकसीम किया गया जम्मू कश्मीर के से, तो गवर्नमेंट ने एक क्लेम किया कि लद्दाख को हम आइडेंटिटी दे रहे हैं, लद्दाख का विकास करने जा रहे हैं। और लद्दाख आज तक जो एक पिछड़ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर द्वारा चलाई जा रही सरकारों से डिस्क्रिमिनेशन झेल रही थी, वो डिस्क्रिमिनेशन हम दूर करने जा रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा कि एक भी रिक्रूटमेंट लद्दाख के किसी भी गेजेटेड पोस्ट में अभी तक नहीं हुआ है। और हमने ये भी देखा कि इस वक्त लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है और रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है और सेफगार्ड नहीं है। 5 साल के अंदर जो हिल काउंसिल और UT एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो बिजनेस रूल है वो अभी तक सामने नहीं आया है, मंजर-आम पे नहीं आया। लद्दाख के लोग यही वजह है कि प्रोटेस्ट करने पर, आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। और आज 5 साल हुए हैं लद्दाख के लोग हमेशा, चाहे जम्मू में हो, दिल्ली में हो या लद्दाख में हो, लद्दाख की ठिठुरती हुई सर्दी में लोगों ने एहतजाज करके सरकार के सामने कई बार अपने मुतालिबात रखे हैं और बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लद्दाख के इशूज को फिल फॉर एड्रेस किया जाए। और ये अलार्मिंग इशू है लद्दाख का इशू, क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक एक रीजन है और यहाँ के लोगों के दिलों में एक खटास पैदा होना या ट्रस्ट डिफिसिट पैदा होना, सेंस ऑफ बिट्रेयल और इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर होना, ये मुझे लगता है लद्दाख के लिए भी अच्छी बात नहीं है, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लद्दाख हमेशा से जब जब देश पे आपदा हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, उस वक्त हर क्राइसिस में लद्दाख के लोगों ने देश के साथ खड़े हमेशा रहे और हमेशा सरहदों की हिफाजत की। लेकिन 50 साल बाद, 70 साल बाद जब देश की तरफ मुड़ के कुछ मांगों को लेकर लद्दाख के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि इन मांगों को सुने और जो भी हमारी मांगे हैं, और इनमें से कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम से बाहर हो। जो हमारी डेमोक्रेसी की मांग करना, सेफगार्ड की मांग करना, जॉब्स और रिक्रूटमेंट की मांग करना, पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग करना, यह हमारा हक है। इसीलिए इन मांगों को पूरा करना ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल नासिर ख्वामे साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपने भी
काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की है और आवाज़ उठाई है अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से। मैं आपसे ये चाहूँगा कि लद्दाख की जो मांगें हैं, क्या आपको लगता है जिस तरीके से इस वक्त एक मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते हम सभी को लगता है कि जैसे आम तौर पे जो सरकार ने वादे किए थे लोगों से लद्दाख के लिए, ख़ास तौर पे मतलब जम्मू कश्मीर से अलग हट करके सिर्फ एक वादे ही थे, वैसे ही वादे जो इससे पहले बहुत सारे वादे किए गए और वो ख़त्म हो गए, अब शायद उन वादों को भी लोग याद नहीं करते। क्या लद्दाख के लिए सिर्फ वैसे ही वादे, आपको क्या लगता है? शुक्रिया शाहिद साहब। जिस तरीके से आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर में जो डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया, जम्मू और कश्मीर को अलग और लद्दाख को एक अलग जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया, और जिस तरीके से उन्होंने कैटास्ट्रोफिक स्टेप लिया है, हम मानते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, पूरा अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज था, पूरा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज था। लद्दाखियों के साथ जिस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पिछले 5-6 साल से जो जिस तरीके से जो बर्ताव कर रही है, हम उस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि करगिल के लोग गुज़िश्ता जो है 6 सालों से अपनी मांगों के लेकर जो है डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है केंद्र गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बुलंद मांग वादे किए थे कि हम जो है लद्दाख के अंदर जो है नई यूनिवर्सिटीज़ जो है खोलेंगे, इनको जॉब राइट्स देंगे, इनको लैंड राइट्स देंगे, लेकिन गुज़िश्ता आज तक 6 साल का समय हो गया। सरकार के जो बुलंद मांग दावे हैं, दे हैव फॉलन फ्लैट एंड प्रूव टू बी हक्स। लद्दाख के जो है लोग 6 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि लद्दाख के लोग वो हैं जिन्होंने जो है जैसे मेरे जो सहयोगी, मेरे जो मित्र हैं, सजाद साहब कह रहे थे कि लद्दाख के लोगों ने वो तो आज़ादी तो वाला सेंटिमेंट तो नहीं है ना, वो वाले लोग नहीं है ना। लद्दाख के लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का झंडा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, बॉर्डर पे कुर्बानी दी है। लद्दाख के लोग वो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया है। लद्दाख के वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बॉर्डर सिक्योर किए हैं, और आज आप उनको जो है सेकंड क्लास के तौर पे जो है सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। रिफ्यूजीज के तो जो है जैसे रिफ्यूजियों के साथ आप सलूक करते हैं, वैसा ही वर्ताव आप लद्दाखियों के साथ करते हैं। हम इसकी जो है मजम्मत करते हैं, सख्त से सख्त अल्फाज में जो है निंदा करते हैं। और लद्दाख के लोगों के साथ जो है काफी सारे वादे किए थे, बट आज तक 6 साल का समय हो गया। 6 साल में जो है सरकार जो है तू टस से मस नहीं हो रही है। रही एक बात, दूसरी बात कि लद्दाख के लोग जो है गुज़श्ता 6 सालों से अपनी डिमांड कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, MH के सामने जो है 4 पॉइंट जो है अपना जो एजेंडा रखा था, जिसमें जो है लैंड राइट्स, जिसमें जॉब राइट्स, जिसमें एक लद्दाख के लिए उन्होंने जो है सेपरेट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो है लद्दाख वाले एक अलग जो है पार्लियामेंट सीट दिया है, और जो है राज्यसभा में इनकी बढ़ोतरी की जाए 1 सीट। इसी तरीके से उन्होंने जो है जो जॉब्स हैं जिसकी कमी आप तो देख ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। लद्दाख में भी वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, लेकिन उस अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे जो है ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए आज तक 6 साल का समय हो गया। 6 साल में जो है ये अपने हुकूक नहीं दे पा रहे हैं लद्दाख के लोगों को। लद्दाख के लोग तो दूसरी कंट्री से नहीं आए हैं ना, लद्दाख के लोग तो इस कंट्री का पार्ट है, इस देश का हिस्सा है, अटूट अंग है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, बॉर्डर सिक्योर किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे कि इनकी जो डिमांड है, जो इनके जिसके लिए गुज़श्ता 6 सालों से लड़ रहे हैं, उस चीज बिल्कुल उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। और यकीनन इस बात की सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि लद्दाख के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्योंकि अगर मैं आम लोगों के लिए, जो सभी लोग हमें देख पा रहे हैं या देखने वाले, मैं उनके लिए बता दूं कि लद्दाख के लोग, उन्होंने बगैर किसी कीमत के अपनी जानों की, अपनी माल की, अपनी ज़मीनों की जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, शायद ही किसी स्टेट ने दी हो, और इसका रिकॉर्ड है। शायद आप हिस्ट्री अगर समझें तो उस चीज़ को देख लें। और इसीलिए जो बड़े बड़े मुद्दे, वो मुद्दे हैं जो मुल्क की तमाम तर रियासतों में, स्टेट में लागू हैं, और वो राइट्स हम सभी को मिल रहे हैं, सिर्फ लद्दाख के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना होगा कि लद्दाख का मसला कितना बड़ा है, और न सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, बल्कि अमन और मुल्क से मोहब्बत के रास्ते को फॉलो करते हुए लद्दाख के लोगों ने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो कवानीन, आइन की कभी भी खिलाफ वर्जी किसी ने नहीं देखी होगी, ख़ास तौर पे लद्दाख के लोगों ने। और ये वादे आमतौर पे इससे पहले जो माजी में सरकारें गुजरी है या फिर वहाँ के MPs गुजरे हैं, उस दौरान जो बड़े बड़े लीडरान हैं होम मिनिस्ट्री में, या फिर PM मोदी या फिर अमित शाह, इन सभी ने ये वादे किए हैं लद्दाख के लोगों से, लेकिन उसके बावजूद ये लंबा वक्फा गुजर गया और
और आज तक वो वादे वफा नहीं हुए। यही वजह है कि आज हमारे साथ सज्जाद करगिली साहब हैं, केडीए के लीडर हैं, नासिर ख़ुयामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ इस खास प्रोग्राम में। सज्जाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। इस मरतबा जो मीटिंग होने जा रही है, इससे पहले भी हमने बड़े बड़े मीटिंग का दौर देखा, हेडलाइंस देखी, ब्रेकिंग्स देखी। इस मरतबा सन्नाटा छाया हुआ है, यानी कि साफ है इसकी वजह, कहीं भी शोर गुल नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि किसी को भी शायद अब वो उम्मीदें नहीं है जितनी उम्मीदें पहले हुआ करती थी, या हेडलाइन पे ये खबरें रहा करती थी, या ब्रेकिंग में चर्चा हुआ करता था। तो इस मरतबा काफ़ी खामोशी छाई हुई है। इसका मतलब है कि आम लोगों को भी कहीं ना कहीं मायूसी है, नाउमीदी है। क्या लगता है केडीए और एलएबी के लीडरान को इस मरतबा मीटिंग से क्या नतीजे अख्ज़ होंगे? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। हम लोग सीरियसली और सिंसियरली इस डायलॉग को परस्यू कर रहे हैं ताकि लद्दाख का भला हो सके, हमारे इस मुल्क का भला हो सके। हम लोग रिसीविंग एंड पे हैं, हमें काफ़ी मुश्किलात, हम पिछले 5-6 साल से झेल रहे हैं। हमारे यूथ ओवर एज हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है। लद्दाख में अब ब्यूरोक्रेसी से लद्दाखी लोग जो है बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। कोई लद्दाखी नया आ ही नहीं रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो लद्दाखियों को एक तरह का ये सिस्टमेटिक सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी का ना होना पूरे देश के अंदर हर जगह। इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ, झारखंड में हुए, तो ये छत्तीसगढ़ में हुए, तो झारखंड में हुए। तो कुल मिला के कहना यह है कि इन तमाम डेमोक्रेसी के प्रोसेस से पूरा देश के हर इलाके गुजर रहे हैं और हर एरिया को कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली जो लाभ है रिप्रेजेंटेशन का या फिर रिजर्वेशन का, ये सारे मिल रहे हैं। लेकिन एक लद्दाख ऐसा रीजन है जो इन तमाम चीजों से, तमाम राइट्स से अछूता है और डिप्राइव्ड है। इसीलिए हम लोग बहुत सीरियसली, जो एमपी हैं हाजी हनीफा जान की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आपने पार्लियामेंट में पहुंचाया, क्या इससे पहले उनकी जानिब से कोशिशें हुई, आवाज उठाने की कोशिश हुई बड़े प्लेटफॉर्म पे? नहीं, उन्होंने जब पार्लियामेंट में हाजी साहब ने जो ही पार्लियामेंट में वो पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने 4 पॉइंट एजेंडा का जिक्र किया। वो हमेशा से एपेक्स बॉडी और केडीए की इन 4 डिमांड, और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी वो इन 4 डिमांड्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसमें आपने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे, ख़ासतौर पे लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, कांग्रेस और बीजेपी की थोड़ी सी कोशिशें हुई थी, लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी धराशायी होती नज़र आई। आज़ाद उम्मीदवार हाजी हनीफा जान की तरफ लोगों ने रग़बत ज़्यादा दिखाई और बाकी जो कांग्रेस की तरफ से थे उन्होंने भी शिकस्त खाई और बीजेपी के एमपी ने भी शिकस्त खाई। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि लद्दाख पे पॉलिटिकली या किसी भी दूसरे तरीके से तरक्याती अगर उनसर देखा जाए, डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए या फिर किसी भी नज़रिए से अगर लद्दाख को देखा जाए, तो लद्दाख पे इतना ध्यान क्यों नहीं है सरकार का? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को एक दौरा पीटा था कि लद्दाख के लोग जो है 5 अगस्त के डिसीजन 2019 में जिस तरीके से स्टेट को बाइफरकेट किया गया है, उस डिसीजन से खुश हैं। लेकिन अगर आप 6 इयर्स डाउन द लाइन देखिए, लद्दाख के लोग परेशान है, लद्दाख के लोग जो है सहमे हुए, उनको से तो नहीं आया ना, अपनी डिमांड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपने जो है कैटास्ट्रोफिक एक स्टेप लिया, आपने 2 स्टेट्स को बाइफरकेट किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आखिरकार तो चुनाव तो हुए, ठीक है कि हमें जो है उनके साथ 370 5 अगस्त डिसीजन बिल्कुल। तो क्या लगता है नासिर साहब को कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली की बात चल रही है, अभी तक हल नहीं हुआ मुद्दा और अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लद्दाख का मसला भी कई साल से यूं ही पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि एक साथ कुछ ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें सभी लोग को चौंकना पड़े? ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि लद्दाख को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से अपनी डिमांड्स को लेके जो है जूझना पड़ा, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जूझना पड़ रहा है। बट हम उम्मीद करते हैं कि जो लद्दाख के लोगों की डिमांड है उसको एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हल किया जाए। लेकिन ये साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये एक बड़ा ही जो है
हैरान सी बात है कि लद्दाख के लोग जो हैं पद यात्रा करने के लिए लिख रहे थे। लद्दाख के लोग जो है 30 मिनट्स में अपने जो है मांगों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन के लिए कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसको जो है प्रेस करने हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो है उनको रिफ्यूजीज के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख के लोग की जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सिंसियर तरीके से, और इनके जो मामले हैं अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से, उनको जो लद्दाख के अंदर अफसरशाही चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कहीं जो महीनों से कई सालों से वहां चल रहा है, जो उनकी डिमांड है पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके, लद्दाख के डेमोक्रेटिक सेटअप को लेके, लद्दाख के जॉब राइट्स को लेके, लद्दाख के लैंड राइट्स को लेके, लद्दाख के जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को रेस्टोर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट्स को रेस्टोर करने के लिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी डिमांड्स को जो है एड्रेस करे, और लद्दाख के अंदर जो अफसरशाही गुज़श्ता 6 सालों से चल रही है उस अफसरशाही को खत्म करे। जिस तरीके से जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे जो है हिल काउंसिल, उसको डिसम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, और जो है अफसरशाही जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चल रही है, हम चाहते हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट संजीदगी से इस मामले को देखे और लद्दाख के लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, लद्दाख के लोगों की जो डिमांड्स हैं गुज़श्ता 6 साल से, उसको एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हल करें। ठीक है सज्जाद साहब, मैं सेम सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, क्या ब्यूरोक्रेट्स को लद्दाख की आबो हवा ज़्यादा रास आ गई है कि यहाँ पे कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं लद्दाख के लोगों की, या लद्दाख का मुस्तकबिल फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है, बातें वहीं अटकी हुई है? आपके नज़रिए से क्या है, लद्दाख के आवाम क्या सोचते हैं सिलसिले? देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं लद्दाख के अंदर काम कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, हमारा उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि हम ये जो मौजूदा सेटअप है इससे खुश नहीं है। ये जो यूटी आइडिया है ये फेल हो गया है लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। यही वजह है कि हम लेजिस्लेचर की, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, हम सेफगार्ड की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जमीनों की सिक्योरिटी चाहते हैं, हम अपने ग्लेशियर्स का प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं ताकि हमारे जवानों को जॉब्स मिले। अब सरकार की तरफ से जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही के चलते जो लोगों के हुकूक जाया हो रहे हैं या लोगों के हुकूक पे एक किस्म का ढका डाला जा रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कंडेमनेबल एक्ट भी है। अभी जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई लद्दाख के अंदर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई, डिजिटलाइजेशन हुआ लैंड का, जमीनों को लेकर, अभी आप देखें इन तमाम चीजों पे लोकल स्टेक होल्डर्स की कोई उनका हस्तक्षेप नहीं है, कोई उनको पूछा भी नहीं गया। अभी हाल ही में हमने देखा लद्दाख के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को ना भी स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। हमारे पास अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। लद्दाख में आज कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। इवन मैं करगिल की बात करूं, जहां एक MRI मशीन की हम मांग कर रहे हैं, एक MRI मशीन अभी तक यूटी नहीं दे पाया। तो ये फेलियर किसका है? ये तो आम आदमी का फेलियर नहीं है ना। अब हम बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज मांग रहे हैं, उसमें क्या गलती है हमारी? अगर हम बच्चों के लिए रोजगार मांगते हैं, उसमें कौन सा गुनाह है हमारा? अगर हम यूनिवर्सिटी को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं, उसमें क्या कसूर है लद्दाख के लोगों का? यही वो चीजें हैं जो एक डेवलप्ड नेशन के अंदर, एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर होनी चाहिए। हम भी एक उभरती हुई ताकत इस वक्त हमारा मुल्क है, और हमारी हुकूमत का भी दावा है कि हम एक दुनिया में उभरती हुई ताकत है। तो हम चाहते हैं, और ये सरकार भी कहती है, कि हम देश के आखिरी हिस्से को देश का पहला हिस्सा समझ के चलते हैं। विकसित भारत का कंसेप्ट इन्होंने दिया, लेकिन आज क्या वजह शायद इस देश के पास जवाब न हो इस चीज़ का। नासिर साहब, मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को हम देखते हैं हमेशा हेडलाइन का हिस्सा रहता है, हालांकि इससे हमें या आपको किसी तरीके का एतराज़ नहीं होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को इतना हाइप क्यों मिल रहा है, लेकिन लद्दाख कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हाइप क्रिएट नहीं कर पाता है। शायद इस वजह से लद्दाख पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि लद्दाख के लोग और लद्दाख हमेशा खामोश मिजाज और अमन पसंद रहे हैं, मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले लोग रहे हैं, बगैर किसी कीमत मांगे हुए, बगैर किसी तरह के मुआवजे के। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या लद्दाख में पॉलिटिकल हाइप क्रिएट करना ज़रूरी है? लोगों को ये दिखाना होगा कि लद्दाख की नीड क्या है, तभी जाकर के सरकार सोए से नींद से जागेगी।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लद्दाख की एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। लद्दाख के लोग गुज़श्ता 6 सालों से जो हैं अपनी मांग को लेके लड़ रहे हैं। लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट, डेमॉन्स्ट्रेशन, पदयात्राएं, बट बदकिस्मती की वजह से जो है मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सरकार उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। ऑल्दो लद्दाख एक इलेक्ट्रोली एक इनसिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, आबादी है वहाँ, बट लद्दाख की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लद्दाख के अंदर जो है इमिनेंस पोटेंशियल है। लद्दाख के अंदर रिसोर्सेज है, वसाइल हैं, मिनरल हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लद्दाख जो है क्रॉस चाइना से इसका एक पार्ट मिल रहा है, एक साइड जो है पाकिस्तान, इसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। बदकिस्मती की वजह से जो है लद्दाख क्यों ने आज तक जो है अपने इस देश को झंडा खड़ा रखने के लिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व रखने के लिए कुर्बानी दी है। बट डिस्पाइट दैट कि इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो है लद्दाख के लोगों की जो है आवाज़ सुनी जाए, बिकॉज लद्दाख के लोग जो है डिजर्व करते हैं कि उनकी भी आवाज़ सुनाए। क्योंकि अगर उनकी आवाज़, उनकी डिमांड्स को इग्नोर करे तो लॉन्गर टर्म में मैं समझता हूं कि ये देश के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी और लद्दाख के लिए भी उनकी जो है इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर सज्जाद साहब एक अनरियलिस्टिक चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए कल होकर के फैसले ऐसे आते हैं जहां पे जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली वापस दी जाती है और स्टेटहुड मिल जाता है, लद्दाख को भी शामिल किया जाता है उसमें, यानी कि अलग अलग स्टेट नहीं होता है, तो क्या ऐसी सूरत में लद्दाख या लद्दाख के लोगों को इस तरह के फैसले मंजूर होंगे? देखिए, हमें कोई भी फैसला जो हमारे हक में भी हो, और वो फैसला हमें मंजूर नहीं है जिसमें लद्दाखी लोगों की सहमति शामिल ना हो। हम चाहते हैं जो भी फैसला हो वो लद्दाख के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए सरकार की तरफ से। कोई भी फैसला यूनिलैटरल ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी नासिर भाई एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि इस देश की सरकार और मीडिया की बात कर रहे थे। मैं इस देश की अपोजिशन को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, जो कभी लद्दाख के मसाइल को इस तरह संजीदगी से नहीं लेते जितना उनको लेना चाहिए। बिल्कुल, सवाल यही था। जब उनको लगता है कि यहाँ चाइना का इश्यू है, जब उनको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ इसको घेरने का इश्यू है, तो वहाँ उन इश्यूज पर तो सियासत होती है। लेकिन जहां लद्दाख के राइट्स को लेकर के बात होती है, वहां मैंने किसी पार्टी को इतना सिंसियर नहीं देखा। हाँ, चंद एक लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग गाहे बगाहे लद्दाख के लोगों के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, हमारे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और भी पार्टियां जितनी भी हैं, उन लोगों को भी चाहिए, मेरी आपके इस प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट है कि वो इन इश्यूज के ऊपर थोड़ा सीरियसली लेते हुए, हालांकि मुझे ये पता है कि उनसे लद्दाख को कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी लद्दाख के लोग कभी इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ये बात सही है, उससे लद्दाख की वजह से उनको कोई पॉलिटिकल फायदा डायरेक्टली ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ एक शहरी होने की हैसियत से, या एक देश का नागरिक होने की हैसियत से, या हम एक स्टेट में रहें, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपोजिशन में हैं, उनको भी लद्दाख की बात करती रहनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख इनका ही एक इलाका रहा है। 70 साल 75 साल हम साथ रहे हैं, हमारी 100 सदियों की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, कल्चर हमारा रहा है। तो इतना जल्दी फरामोश नहीं करना चाहिए, और लद्दाख के इश्यूज पर भी उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहना चाहिए। नासिर साहब, इससे पहले बिल्कुल सही कहा सर, जैसा आपने। नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की असेंबली हुई, उस असेंबली में रेजोल्यूशंस पास किए गए। बिल्कुल, उस रेजोल्यूशन में लद्दाख नाम तक ऐड नहीं किया गया, यानी बाइफर्केशन को लेकर के कोई भी मौकिफ किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से सामने नहीं आया। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि इसकी कई सारी वजूहात हो सकते हैं, या फिर उन लीडरों की तरफ से तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ पे आपसी सियासी इंतशार काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर भी उस टॉपिक से हट करके मैं नासिर साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से चीज़ें हम देख पा रहे हैं,
अभी आपकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहुंच है कांग्रेस में अपोजिशन के कई लीडरों से, बाकी सभी से, जहां जहां भी आप लोगों की पहुंच है, सज्जाद साहब आपकी भी या नासिर साहब आपकी भी, कभी आपने उनसे अपनी आवाज़ उस प्लेटफॉर्म पे उठाने की दरख्वास्त क्यों नहीं की जहां से पूरे मुल्क को आपकी आवाज़ सुनाई दे? देखिए शाहिद साहब, बिल्कुल सज्जाद भाई का मैं काम तो गुज़श्ता कई सालों से देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई दल है, वो कोई पार्टी है, वो कोई लीडर या नेता नहीं होगा जिसके पास लद्दाख का जो अलायंस है अमलगाम कहीं पार्टियों का, या खुद मैंने सज्जाद साहब को खुद देखते हुए देखा है कि किस तरह ये जो है करंट सांसद से जो वर्तमान में सांसद हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, नेताओं से, पार्टियों से अपना जो है मैटर परस्यू ना करते हो, तो वो कोई जगह नहीं है जहां ये पहुंचा नहीं है। बट बदकिस्मती की तरफ से ये कहना पड़ रहा है कि जब उनको पॉलिटिकल माइलेज उठाना होता है तब वो लद्दाख की बात करते हैं, बट जब लद्दाखी लोगों की जब डिमांड करने की बात आती है, उनके इश्यूज कर उठाने की बात आती है, तब वो चुप रहते हैं। जैसा सज्जाद साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रीय दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा हो, यहाँ जिन्होंने 370 पे चुनाव लड़ा, खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, 6 सालों से ये डंडूरा पीट रहे हैं कि 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। और जब जम्मू कश्मीर में जो है ऑन ग्राउंड पे जो काम करने की बात आई, जब उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, इवन चाहे वो बात पीडीपी की क्यों ना हो, चाहे बात वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यों ना हो, जब इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया तो वहां तो बदकिस्मती से दिखाना आपको बताना पड़ा कि वहां पे तो लद्दाख के लोगों की बात नहीं हुई। लद्दाख को जो है इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्होंने अपना रेजोल्यूशन दिया कि जो है सरकार ने जो डिसीजन 5 अगस्त को लिया वो अनडेमोक्रेटिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज था। रेस्टोर करने की जब बात आई, स्टेटहुड करने की बात आई, तो लद्दाख बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता सिंसियर नहीं है, हमारी पार्टियां सिंसियर नहीं है, हमारे जो दल है जम्मू कश्मीर के वो सिंसियर नहीं है। उन्होंने लद्दाख के लोगों को जिस तरह से जो है एक्सक्लूड किया अपने स्टेटहुड के रेजोल्यूशन में, अपने जो वर्तमान समय में जो असेंबली का सेशन हुआ, बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि लद्दाख के लोगों को जो है एक्सक्लूड किया, और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बिल्कुल सज्जाद साहब, जिस तरीके से अभी नासिर साहब कह रहे हैं, अब मैं इसी सिलसिले में आपसे भी समझूंगा कि क्या LAB या फिर KDA के जो लीडरान हैं उतने पावरफुल नहीं। देखिए, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ना ही जज कर सकता हूँ, और यही वजह है कि हम लोग काफ़ी संजीदगी से हर माइनस प्लस ऑड इवन को हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या KDA और LAB के लीडरान उतने पावरफुल नहीं है, या आप अपनी पावर सही तरीके से वो दिखा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ या उनकी जो भी मुतालबात हैं उसको सही तरीके से नहीं सुना जा रहा, समझा जा रहा है, और मीडिया उसे अच्छे तरीके से उठा नहीं पा रही है? देखिए, मैं एक चीज तो मैं समझ सकता हूं कि मीडिया में एक सेक्शन है जिन्होंने हमेशा लद्दाख के इश्यूज को हाईलाइट किया है, उसे फरामोश नहीं करना चाहिए। जहां तक एपेक्स बॉडी और KDA का ताल्लुक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने जो हम इन्होंने भी अपनी तरीके से बहुत कोशिश की है, स्ट्रगल भी किया है, और मुसलसल स्ट्रगल जारी है। मैं समझता हूं जब कश्मीर के अंदर जो इश्यूज पे बात हो रही थी, उससे पहले लद्दाख में स्ट्रगल शुरू हुई 5 अगस्त के बाद। तो ऐसा नहीं है कि एपेक्स बॉडी और KDA ने बात की, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि लद्दाख एक पॉलिटिकल पावर नहीं है, हम लोग जो है कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है। अगर यही मसला महाराष्ट्र में होता, यही इशू आज यूपी में होता, यही इशू आज राजस्थान में होता, जहां पॉलिटिकल पावर है, जहां के लोगों के नाराज होने से हुकूमतों पे असर पड़ता है, हुकूमतें गिर भी सकती हैं, बन भी सकती हैं, तो ऐसे मौके पे हुकूमत जो है सीरियसली उन मुद्दों को समझती भी है, इदराक भी करती है उसका, और फिर जल्दी फैसले भी लेती है। लेकिन लद्दाख के सिलसिले में ये चीज नहीं है। लद्दाख को सिर्फ एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और उसी एंगल से फैसले लिया जाता है। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक जो बातचीत हुई है सरकार के साथ, मैं समझता हूं कि उन तमाम बातचीत में भी जो MHA के जो आम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफी मेहनत की है इन बातचीत को रिस्टोर करने में, और हमारे लोगों ने जो एकता दिखाई है, जो यूनिटी दिखाई है, फिर जो यूनाइटेडली स्ट्रगल किया है, उसका एक इम्पैक्ट रहा है। इसीलिए ये बात जो है वो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी स्ट्रगल धीरे धीरे कामयाबी की तरफ जा रही है।
लेकिन इस मौके पर हम मिस अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो अपोजिशन की बेकिंग, अपोजिशन की आवाज। अभी आप देखें, जब यहाँ हथरस हुआ, हथरस में आपको मालूम है जब किसानों का एक आंदोलन चला और वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वहां पहुंची, राहुल गांधी साहब गए, प्रियंका गांधी जी बिल्कुल गई। लेकिन जब लद्दाख के लोग दिल्ली यात्रा पे गए, जब लद्दाख की पूरी लीडरशिप को डिटेन किया गया, तो मैंने नहीं देखा कि समाजवादी से कोई आया हो, कांग्रेस से कोई आया हो मिलने। सिर्फ हमने देखा कि हाँ, वहां दिल्ली की चीफ मिनिस्टर साहिबा आई और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से, लेफ्ट पार्टी से लोग जो है मिलने के लिए आए। इवन जम्मू कश्मीर में जो अपोजिशन पार्टीज थी उनकी तरफ से भी वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इसमें हमें थोड़ा ये फील होता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लद्दाख को बुला दिया है और साथ ही अपोजिशन ने भी कहीं ना कहीं जो है लद्दाख के मामला से अनसुनी की है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते आए तो जो मौजूदा सरकार है उनके साथ हमारी बातचीत तो चल रही है, तो वो मुझे लगता है जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो लद्दाख के लोगों की यूनिटी को और उनके अपने ही प्रिजर्वेंस और प्रोटेस्ट को जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं जिस तरीके से अभी लगातार सोनम वांगचुक साहब केडीए के या एलएबी के लीडर जितने भी भूख हड़ताल पे रहे, उसके बाद दिल्ली पहुंचे, उससे पहले गिरफ्तारियां हो गई। किसी ने भी एक सही ढंग से छोटे छोटे मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतने बड़े और जायज़ मांगों को और उन मांगों में पिसने वाले लोगों के मुद्दों को कभी नहीं उठाने की कोशिश हुई। ये जंग लद्दाख के लोगों की है और शायद मुझे लगता है पर्सनली कि शायद लद्दाख के लोगों को ही इस चीज़ के लिए लड़ना होगा। सज्जाद साहब, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूँ, इन तमाम तर चीज़ों से अलग हट करके लोगों ने या फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या सोचा है, ये उनके अपने मुद्दे हैं या फिर उन्हें सियासी तौर पे कोई मफाद नहीं दिख रहा होगा, ये उनका भी एक अलग मसला है। मैं आपसे ये समझूंगा, अभी खनिज की बात कर रहे थे आप, ज़मीनी सतह पे जो आपकी सरजमीन है जहाँ पे कुदरती वसाइल का भंडार है और शायद हम सभी को यही लगता है कि उन भंडार पे किसी की काली निगाह है जिसकी वजह से अब तक ऐसी चीज़ें नहीं दी जा रही है या फिर लद्दाख के लिए ऐसे कवानीन नाफिज नहीं किए जा रहे हैं ताकि लद्दाख के इन खनिज कुदरती वसाइल के भंडार पर लद्दाख के लोगों का हक रहे और उसे छीना न जाए और यहाँ की कुदरती आबो हवा तबाह न हो। क्या लगता है आपको कि लद्दाख के लोग भी ऐसा सोचते हैं या फिर डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जो खनिज है या कुदरती वसाइल हैं उनसे छीनने की एक साजिश और एक कोशिश है, यही वजह है कि डिले हो रहा है? सज्जा साहब, हम चाहते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं और बिलखुसूस जो ग्लेशियर्स हैं, हमारा जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंटल कंडीशन है लद्दाख का, उसके बाद जो माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर जो हमारी एथनिसिटीज़ और कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, नोमेडिक ट्राइब्स हैं, हमारे लिए दर्द, शीना, बल्ती, पुर्गी ट्राइब्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत सारी जुबानें ऐसी है जिन्हें यूनेस्को ने भी डिक्लेयर किया है कि ये इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, मतलब बड़े खतरे के दहाने तक ये पहुंची हैं। तो हम चाहते हैं इन सब का प्रिजर्वेशन हो और प्रोटेक्शन हो, और उस चीज के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग की जरूरत है, एक सेफगार्ड की जरूरत है। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज को किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये सारी स्ट्रगल हम कर रहे हैं। ये डर है लोगों को कि कहीं जो हमारी डेमोग्राफी ले दे के हमारी 3-3.5 लाख की आबादी है, आप 4 लाख मान के चले, तो इस 4 लाख की आबादी में डेमोग्राफिकल चेंजेस का खतरा भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लद्दाख को एक प्रोटेक्शन मिले, लद्दाख को सेफगार्ड मिले। और एक चीज जो हम बार बार जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो हमारे एमएलएस थे, 2 एमएलएस होते थे, 4 एमएलएस हमारे थे और फिर 2 एमएलसीज थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हमारे 2 नुमाइंदे होते थे। अब जब हम यूटी बने हैं और सरकार ने कहा है कि हमने आपको एम्पावर किया है, तो हमारे वो 4 एमएलएस तो 8 में बदलना चाहिए, 2 एमएलसी 4 में बदलना चाहिए। तो जो ऑलरेडी थे रिप्रेजेंटेशन, सरकार को देखना, सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने का नाम एम्पावरमेंट है। जो रिप्रेजेंटेशन आपके पास है उसे छीनने का नाम एम्पावरमेंट नहीं है, तो ये तो जुल्म है। तो ये चीज है जो हम एम्पावरमेंट के नाम पे देख रहे हैं और इसी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार का हक तो ये बनता था कि हमको वो असेंबली देता,
हमें ये कहता ठीक है भाई, आपको हमने जम्मू कश्मीर से अलग किया ताकि आपको आइडेंटिटी दे सकें, ताकि आपको डेमोक्रेसी दे सके, ताकि आपको हम ड्यू रिप्रेजेंटेशन दे सके, और इसीलिए हमने आपको अलग से लेजिस्लेचर लिया। देखो आपकी हर हर ट्राइब को हमने रिप्रेजेंटेशन दी, आपके हर रिलीजियस आइडेंटिटीज को, रीजनल आइडेंटिटीज को, ट्राइबल आइडेंटिटीज को हमने रिप्रेजेंटेशन दी। ये आपकी असेंबली है, आपका लद्दाख है, आप लोग हुकूमत करो। हमें खुशी होती है, और हमारा जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी पर, जो विश्वास है, वो मजीद हमारा बढ़ जाता। बजाय इसके जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी वो खत्म, यूटी बनी, यूनिलैटरल डिसीजंस लेना, यूनिलैटरल आप पॉलिसीज फ्रेम करना, ये इन चीजों से ट्रस्ट डिफिसिट पैदा होगा। ठीक है सज्जाद साहब, मैं अब इस सिलसिले में काफ़ी अहम चीज़ें अब आपसे समझूंगा, क्योंकि ठीक है वो सारी चीज़ें अलग है कि अब तक क्या हुआ, क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कि लद्दाख के अपने मुतालबात पूरे हो जाते हैं, क्या लद्दाख और लद्दाख के अवाम उन तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार है? बिल्कुल, हम लोग मुसलसल देखिए इस वक्त तो हम एक बहुत ही यूनिफाइड तरीके से चल रहे हैं। कोशिश भी है कि हम ये यूनिटी आगे भी बढ़ती चली जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि लद्दाख में कभी अपोजिशन नहीं है, लद्दाख में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से। डिफरेंसेस अपार्ट हम लोग एक यूनिफाइड आवाज बन के चल रहे हैं, और हमारी कोशिश भी है कि हम एक यूनिफाइड आवाज बंद करके अपनी बात रखें सरकार के साथ। इसीलिए जो भी चीजें होंगी, अगर मान लीजिए लद्दाख के उमूर, लद्दाख के अफेयर्स लद्दाख के लोगों के हवाले किया जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, हम इस देश का हिस्सा नहीं रहना चाहते, ये भी नहीं है। जिस तरह देश के दीगर हिस्सों में लेजिस्लेचर के पावर से, जिस तरह देश के दूसरे हिस्सों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही चीजें लद्दाख के लोगों को भी मिलते रहें और लद्दाख के लोग भी उसका एंजॉय करें। यही चीजें हम चाहते हैं, ताकि सरकार भी सहमत रहे और लद्दाख के लोगों को भी खुशी मिले, एक उनको भी एक फायदा हो। बिल्कुल नासिर साहब, मैं आपसे समझूंगा इसके अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखें, तो क्या लगता है आपको कि अगर ये सारे वादे जो किए हैं सरकार ने, और अब मीटिंग का दौर फिर से जारी हुआ है, अगर लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं होते हैं, मुतालबात फिर से वहीं ठंडे बस्ते में रहते हैं, और अगर वादे पूरे हो जाते हैं, दोनों सूरत में क्या लद्दाख या लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल तैयार है आपकी नज़र में? नासिर साहब देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को चाहे कि लद्दाख के लोगों के जो मसाइल हैं, लद्दाख के लोगों के इश्यूज हैं, लद्दाख के लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, डेमोक्रेटिक सेटअप को रेस्टोर करने के लिहाज से, मुझे लगता है कि सरकार एट एन अर्लीस्ट बगैर कोई शर्त रखे उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। बिकॉज लद्दाख लोगों की लद्दाख की तो एक है तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इन लोगों ने तो है उस जमाने में आइडिया ऑफ इंडिया कहा और मुख्यधारा का साथ दिया जब यहाँ कोई हिंदुस्तान का नाम लेने से जो है डरता था। तो कहने का गर्ज है कि अगर सरकार इनके पक्ष में कल को डिसीजन नहीं दे, सरकार इनकी राइट्स को इग्नोर करेगी, तो मुझे लगता है लद्दाख के लोगों को जो है एक सेंस ऑफ जो है बेट्रेवल तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट जो रहा है, जो ट्रस्ट की जो दूरी है सरकार सेंटर और लद्दाख के लोगों की दरमियान, मुझे लगता है वो बढ़ ही जाएगा। तो कहने का गर्ज है कि लद्दाख के लोगों की विदाउट कोई डिमांड रखे, विदाउट कोई शर्त रखे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे कि इनके इश्यूज को एड्रेस करे। इनकी हालांकि इन्होंने तो अपनी जो स्ट्रगल गुज़श्ता 6 सालों से लड़ी है वो तो पुरअमन तरीके से लड़ी है, कोई डंडा तो नहीं उठाया, कोई झंडा तो नहीं उठाया, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन तो नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की, पुरअमन तरीके से सेंटर के साथ डायलॉग कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से जो है सरकार के साथ डिलिब्रेशन कर रहे हैं, पुरअमन तरीके के साथ जो है सरकार को जो है अपनी डिमांड्स को लेके जो है आगाह कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि सरकार इनकी ग्रीवेंसेस को जो है सही मानों में नहीं ले रही है। मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि जैसे मेरे सहयोगी सजाद भाई ने कहा कि जो है लद्दाख का कोई पॉलिटिकल बेनिफिट तो वहां से नहीं आएगा। सरकार यहाँ विपक्ष की जब हम बात करते हैं, विपक्ष को जब लगता है कि लद्दाख के लोग की या लद्दाख के नाम से जो उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है या पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है या सियासी कोई बहरान खड़ा करना होगा, तब लद्दाख के लोगों की बात की जाती है। पर जब लद्दाख के असल हकाइक की बात आ रही है, उनकी इश्यूज की, उनकी ग्रीवेंसेस की, उनकी लैंड राइट्स की, उनको एम्पावरमेंट की, लद्दाख की यहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आती है, यहाँ वहाँ के रोजगार की बात आती है, वसाइल की बात आती है, तो तब तो
लद्दाख के साथ साथ सरकार की तो दूर की बात, हमारे विपक्षी नेता भी इनके जो है इनसे दूरी इख्तियार करते हैं। बदकिस्मती से जो है जब रिसेंटली कुछ दिन कबल जब लद्दाख के लोगों की जब पदयात्रा शुरू हो गई थी, तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि राजधानी दिल्ली में आके जो है हमारे विपक्षी नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो समाजवाद से हो, या बाकी इंडिया अलायंस को कोई भी आउटफिट भले ही छोटा हो या बड़ा हो इनके सामने नहीं आया, इनको अपनी सोलिडरिटी नहीं दिखाई, इनको अपना योगदान नहीं दिखाया। एक छोटे मोटे दो दल को छोड़ के किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का अभी तक लद्दाख के लोगों की उनको साथ नहीं मिल रहा है। लद्दाख के लोग खुद अपनी फाइट कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स को लेके, ग्रीवेंसेस को लेके, और सरकार को चाहे कि इस मसले को एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम हल करें, इनकी ग्रीवेंसेस सुनाई जाए। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप देश के अलग अलग हिस्सों में है, जिस तरीके से लेजिस्लेचर सिस्टम देश के अन्य हिस्सों में है, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, चुनाव हो रहे हैं, अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हैं, लोग जो है वो वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों को जो है 6 साल से इन चीज़ों से महरूम रखा गया है, जिस वजह से लद्दाख के अंदर जो अफसरशाही है वो काफ़ी सारी बड़ी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जॉब राइट्स इनके पास नहीं है, यूनिवर्सिटीज को इंप्लीमेंट करने की बात आई, यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड करने की बात आई, वो इनके पास नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, और रोजगार के मसाइल जो कि लद्दाख के अंदर बड़ा इश्यू है उसको एड्रेस सरकार नहीं कर पा रही है। लेक्चरर्स को जो है 4-4 महीने से, या कंट्रेक्चुअल्स को 4-4 5-5 महीनों से जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकार तो बड़े बुलंदबांग दावे करती है, हमने जी लद्दाख के लोगों के एड्रेस, लद्दाख हमसे खुश है, लद्दाख 5 अगस्त के डिसीजन के लिहाज से खुश है, बट जब ग्राउंड की बात आती है, लद्दाख की जब बात आती है, बदकिस्मती से कुछ 1-2 मीडिया इदारों के साथ उनको छोड़ के मीडिया का भी इनका जो है इनके साथ सौतेला रवैया होता है, इसमें कोई शक नहीं। नासिर साहब आपने जो कहा, और यकीनन ये सारे मसाइल जो आपने उठाए ये बड़ी बात है। हमारे साथ फिरोज भी जुड़े हुए हैं करगिल से। फिरोज, चूंकि आप ग्राउंड पे वर्क करते रहे हैं और ग्राउंड की तमाम तर बारीकियां आपको पता है, ख़ास तौर पे मैं अगर इस वक्त की और हालिया दौर की के जो मसाइल हैं लद्दाख के लोगों की, अगर उसे पॉइंट आउट करना चाहेंगे तो क्या क्या मसाइल हैं जो आमतौर पे अभी बहुत ज़्यादा है लोगों के, और अगर सरकार उन वादों को जो लद्दाख से किया गया है वो पूरे कर देती है तो उन मसाइल में किसी हद तक कमी आ जाएगी? देखिए आमिर, ये एक ख़ास पॉइंट आपने उठाया है यहाँ पे कि किन किन पॉइंट्स को लेकर जो है वो यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, या आने वाले वक्त में किस तरह के स्टेप यहाँ पे लिए जाने चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पिछले कई वक्त से हम ग्राउंड जीरो में वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस मसले को लेकर भी हम आए दिन हमारे मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड जीरो में जाके हम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लद्दाख के अंदर क्या कुछ खास चल रहा है। और पिछले 5 सालों से ये देखा गया है कि लद्दाख के जो हक के लिए जो पूरा लद्दाख इस वक्त एकजुट हो चुका है और मांग कर रहा है, चाहे वो 6 शेड्यूल की मांग हो, या असेंबली में सीटों को लेकर मांग हो, या जॉब सिक्योरिटी हो, या प्रॉपर्टी को लेकर, या क्योंकि आपको बताते चले लद्दाख एक पूरा ट्राइबल एरिया है। तो सबसे पहले जो है ट्राइबली अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ट्राइबल के रिलेटेड जुड़ी हुई हैं। यहाँ की संरक्षण की बात करें, यहाँ की रीत और रवाज की बात करें, तो सारी चीज़ें उन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ हम देखें यहाँ पे तो इस वक्त जो यूथ है, जो नौजवान है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यूथ से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और एंजाइटी का शिकार भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा हम ये नहीं कहते कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से कि लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है कि जिन चीज़ों को जो करने की ज़रूरत है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, संरक्षण की बात करें, क्योंकि संरक्षण को लेकर हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो सोनम वांगचुक हैं, लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो भी कई वक्त से यहाँ पे फास्टिंग पे हैं, बैठे हुए हैं। तो वो भी यही मांग कर रहे हैं कि इन इश्यूज पे जो है जल्द जो है यहाँ पे कोई स्टेप लिया जाए। और इस वक्त जिस तरीके से 3 दिसंबर को जो है यहाँ पे फिर से एक बार राउंड मीटिंग की जाएगी यहाँ पे, और उसमें जिस तरीके से ये बात चल रही है कि 4 इश्यूज पे जो डिमांड कर रही है लद्दाख, उस पे तो बात किया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 शेड्यूल पे बात
ना करें तो ही बेहतर है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हटाया गया और उसके बाद अब जो बात कर रहे हैं 6 शेड्यूल को लेकर, उसके एवज में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 371A जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वहां पे, तो वो चीजें जो है वो लद्दाख में जो है वो देंगे। तो उस चीज को लेकर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो में जो है अब लोगों के बीच में जो खदशात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग अब जो है हम देख रहे हैं कि गलियों में या चौराहों में लोग अब इसी टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से लद्दाख जो है 4 मुद्दों को लेकर ऑलरेडी डिमांड कर रहा है, लेकिन अब जो चीज उनको चाहिए 6 शेड्यूल को लेकर उस चीज को लेकर बात ना करे। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं। फिरोज, आप ग्राउंड पे रहे हैं और चीज़ें देखिए, आने वाले टाइम पे क्या होना है ये भी हम देख लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जैसे हर स्टेट के लोग अपनी रियासत, यूनियन टेरिटरी के जो मसाइल हैं या अपने मसाइल हैं उससे आगाह होते हैं। चूँकि लद्दाख की सिचुएशन अलग है, वहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, अलग अलग पहाड़ी एरियाज़ हैं, उसमें छोटी छोटी आबादियाँ भी हैं। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या लद्दाख के लोग अपने मसाइल को लेकर के आगाह हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं? देखिए मसाइल, बहुत सारे मसाइल है आमिर। लद्दाख के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं। चाहे हम रियासत जम्मू कश्मीर के साथ पहले हुआ करते थे तो कुछ ऐसी चीजें थी जो लद्दाख के अंदर जो अच्छी तरीके से यहाँ पे होती थी, और जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं वो खुश थे, क्योंकि लोगों को जो टाइम पे जो है वक्त पे जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे फिलअप होती थी। लेकिन जिस तरीके से जब से ये अलग यूटी बनाई गई है तब से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे बदल चुकी हैं। और इसके अलावा आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोगों को जो है अब आगाही यहाँ पे हो चुकी है, आगाह है तभी तो लोग जो है इस वक्त आगे निकल के आ रहे हैं, ना कि सिर्फ सोनम वांगचुक, एपेक्स या केडीए आगे आ रही है। इस वक्त पूरा जो लद्दाख है इस वक्त वो आगे आ रहा है। चाहे हम यूथ की बात करें या बूढ़ों की बात करें या बच्चों की बात करें, तो इस वक्त सभी को पता है कि जिस तरीके से 2019 के बाद से जो स्टेप लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो है लद्दाख के हक और हुकूक को जो है वो कहीं ना कहीं पामाल किया जा रहा है। तो उसी चीज को लेकर इस वक्त जो है लद्दाख आगे आ रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाखी लोग उनके जो हक हैं या उनके जो हुकूक हैं वो उन्हें मिले, ताकि आने वाले वक्त में उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है या बाकी जिस तरीके से यहाँ की जो लोकल जो ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे हम बात करें जो लेह में चलती है या कारगिल में चलती है, उसको भी एम्पावर करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो काम है वो ग्राउंड जीरो में पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं कि 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो कुछ जो पावरात थे उनके अंदर वो सही पावरात दिए गए थे, वो सही उस चीज का इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 के बाद उसके जो अहम पावरात थे हिल डेवलपमेंट दोनों काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं लॉस यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो अक्सर कहते हैं कि जो हमारे पावरात हैं दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, कारगिल के, उन्हें जो है एम्पावर किया जाए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में जो हम जो इस कुर्सी में बैठे हैं उससे जो है कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का यहाँ पे फायदा हो पाए, वो हमसे जो है वो बेनिफिट ले पाए यहाँ पे। जी आमिर, बिल्कुल बड़ी बात है। नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके की एक लंबी जंग आने वाले टाइम पे शायद दिखती हुई नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चीज़ें बहुत नज़दीक होती हुई दिखाई दे रही है, भले ही 370 का मुद्दा हल ना हो, लेकिन फ़िलहाल हल ना हो, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा ज़रूर हल होने की उम्मीद है, क्योंकि आवाज़ भी उठती रही है और वहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आती है, आवाज़ भी उठती रही है। लद्दाख में कुछ चेहरे, सोनम वांगचुक या जाफर अली अखून, इस तरह के नाम आमतौर पे थोड़े से एक्टिव रहते हैं, या ये लोग जो है कहीं ना कहीं लद्दाख की नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। क्या लगता है कि लद्दाख को अभी भी उनके राइट्स फुलफिल होने में काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? नासिर साहब जी, माफ कीजिएगा, सवाल नहीं सुना सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मसाइल, देरीना जो मसाइल हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और उम्मीद है कि वहाँ की पॉलिटिक्स वहाँ के लोगों के मसाइल जल्द हल कर लेगी, लेकिन लद्दाख के मसले काफ़ी तूल खींचते जा रहे हैं, लंबे काफ़ी बढ़ता जा रहा आगे।
क्या लगता है आपको कि लद्दाख के मसले इतनी आसानी से हल नहीं होंगे जितना जम्मू कश्मीर के मसले हल होने की उम्मीद है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है और मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो 370 से पहले या 5 अगस्त के डिसीजन से पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, जब सरकार ने जो है यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया था, तो लद्दाख के कम व बेश लोगों के काम होते जा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इतनी नहीं थी, हर जो है तबके को अपना शेयर मिल रहा था। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी अपना जॉब राइट्स में, लैंड राइट्स में या एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अपना जो है शेयर मिलता था। बेरोजगारी इतनी नहीं थी। लेकिन 4-6 साल जब हम डाउन द लाइन देखते हैं, जब से एक यूनिलैटरल डिसीजन सरकार ने लिया, अनकॉन्शियल डिसीजन सरकार ने लिया, पार्लियामेंट में तो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करने की बात आई। जो है जब भी लद्दाख की बात आती है, सरकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए जो है एक अपने जो है प्रेस वार्ताओं के जरिए बड़े बुलंद बांग करती हैं कि लद्दाख के लोग खुश हैं, लद्दाख को हम दे रहे हैं, लद्दाख को हम जो है उनकी क्राइसिस को हम एड्रेस करें। लेकिन सिंसियरली जो है सरकार को 6 साल हो गया ये डायलॉग, ये डिबेट, बिल्कुल ये डायलॉग का शायद वक्त ना हो, क्योंकि लद्दाख के लोगों का इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है और एक जनरेशन गैप अब होने की के कगार पे है लद्दाख। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे साथी और मेहमान उन्होंने भी कहा, सज्जाद साहब ने, कि उम्र भी गुजरती जा रही है, लिमिटेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है और न सिर्फ जॉब में बल्कि तमाम तर चीज़ों में, दीगर उमूर में भी इस तरह के मसाइल हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा फिरोज़ लास्ट में कि अगर इस तरह के मसाइल जो बातचीत के ज़रिए हल होने हैं दिल्ली में, अगर ये बातचीत से हल नहीं हुए तो लद्दाख अपने आप को किस जगह पे पोजीशन कर पा रहा है, किस जगह देख पा रहा है? देखिए आमिर, इस पे अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पिछले 6 सालों से पूरी दुनिया को आया है और जिस तरीके से हमने देखा कि हालिया दिनों में सोनम वांगचुक के साथ जो केडीए और एपेक्स जब न्यू दिल्ली पहुंची थी, उस वक्त हमें पूरी तरीके से ये साफ जो पिक्चर है वो सामने आए कि आखिर लद्दाख के लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से 3 जो दिसंबर की बात चल रही है वो काफी खास है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें यकीनन कोई मजाक की नहीं है, मैं आम लोगों के लिए चीज़ें कह रहा हूँ। गौर करिएगा, पढ़िएगा और उस चीज़ पे फिक्र करिएगा कि लद्दाख या ना लद्दाख के लोग मजाक नहीं है। जो राइट्स पूरे मुल्क को मिल रहा है, आज भी कहने कहीं लद्दाख के लोग उन राइट्स के लिए, उन हुकूक के लिए इंतज़ार में हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। और यकीनन कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, हम सभी इस चीज़ की आवाज़ बनेंगे, लद्दाख की आवाज़ उठाएंगे। और इसी तरीके से पूरा का पूरा जो पैनल है या टीम है, सज्जाद साहब जैसे लोग या नासिर ख्वामी जैसे लोग यकीनन सरकार से अपने मुतालबात डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे अमल करते हुए रखेंगे और हम आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं और इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिरोज़ साहब हमारे साथ तमाम तर बातचीत के लिए। और इस मुद्दे पर जिस तरीके से हमने देखा है सूरत हाल, यकीनन इस चीज़ के लिए हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब ये मीटिंग ख़त्म होगी 3 तारीख को, और उसके बाद यकीनन फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और हमारे डिग्नेटरीज़ गेस्ट हमारे साथ होंगे।